ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, पुनर्युक्त शब्द उन्हें कहे जाते हैं, जैसे यहाँ पे अपने कविता में बहुत सारे पुनर्युक्त शब्द उपयोग में लाए गए हैं. तो पुनर्युक्त शब्द वो होते हैं जो शब्द 2 बार उपयोग में लाए जाते हैं. जैसे यहाँ दिख रहे हैं छम छम, झम झम, चम चम, थम थम. तो यहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाया जाता है, उन्हें पुनर्युक्त शब्द कहा जाता है. जो तुम्हें ध्यान रखना है, इसी में हम आगे में पढ़ेंगे तुकबंदी शब्द. जो तुकबंदी शब्द कौन से होते हैं? जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. आना जाना, खाना पीना, सोना उड़ना, जो राइमिंग शब्द होते हैं, ताना बाना, इनको तुकबंदी शब्द कहे जाते हैं. आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है पुनर्युक्त शब्द तुकबंदी शब्द में. तो कभी भी तुकबंदी शब्द दोनों शब्द अलग होंगे, एक ही शब्द नहीं होगा. लेकिन पुनर्युक्त शब्द में एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाया जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है. आप वहाँ पर भी गलती करते हैं जब आपको चुनने का आता है कि छम छम, झम झम, ये शब्द तुकबंदी है, पुनर्युक्त है, सरल है, तो आप लोग क्या करते हैं, पुनर्युक्त छोड़ के हर किसी पर टिक मार्क करते हैं. लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि पुनर्युक्त शब्द में एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाया जाएगा. वो ही पुनर्युक्त शब्द है. तुकबंदी और ताल वाले जो शब्द रहते हैं उनमें कभी भी टिक नहीं करेंगे. जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दी गई है और इस कविता में बहुत सारे उपयोग में लाए गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में भी, ये पैराग्राफ में भी आ सकते हैं और इन पैराग्राफ में से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इस पद में कितने पुनर्युक्त शब्दों का उपयोग किया गया है. वो भी आप इसमें से ढूंढ के अच्छी तरह बता सकते हैं. तो आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि पुनर्युक्त शब्द क्या होते हैं. उसके अलावा पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द यानी मीनिंग्स ही होता है. एक शब्द के अनेक अर्थ होता है. लेकिन क्या होता है, जो पर्यायवाची शब्द में कभी भी आपको 2 या 3 अर्थ लिखना जरूरी होता है. बच्चे एक अर्थ लिखते हैं तो वो आंसर तुम्हारा काउंट नहीं किया जा सकता, वो तो मीनिंग या शब्दार्थ हो जाता है. तो हमको कभी भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे तो कम से कम 2 लिखने पड़ेंगे. 3 लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझो 3 नहीं आ रहा है तो 2 तुमको लिखना बहुत ज़रूरी है. जैसे यहाँ मेघ, इसके पहले भी मैं बताई हूँ तुमको, मेघ मीन्स बादल. जो पानी वाले बादल होते हैं उनको हम मेघ कहते हैं. घन और जलद कहते हैं, ये वर्षा ऋतु वाले बादल होते हैं. इनको हम ब्लू स्काई नहीं कह सकते, ये ब्लैक स्काई होते हैं, ये काले बादल होते हैं. इनमें हम कभी भी गगन, अंबर, आसमान नहीं लिखना चाहिए. मेघ, बादल, घन, जलद, यही सिर्फ इसके पर्यायवाची शब्द है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं. तरु, पेड़, पादप, वृक्ष, यह पेड़ के, तरु मीन्स पेड़, पादप और वृक्ष, ये पर्यायवाची शब्द है. उर मीन्स हृदय, दिल या मन. कभी भी आप 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, वो ही सही होता है. तम, अंधेरा, अंधकार, अंधियारा, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं. तो पर्यायवाची शब्द कभी भी एक नहीं लिखने हैं, आपको 2 से अधिक ही लिखने हैं. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my
B from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by IITians and NITians. So come here and join us. बच्चों, जैसे कि आप पहला पद समझ चुके हैं बरसते बादल का। अपना पहला पद था झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कवि क्या कह रहे हैं कि बादल, सावन के महीने में बादलों से पानी बरसता है और वो छमछम करके एक हमारे को स्वर सुनाई देता है। छमछम करके बूंदे जो है, पानी की बूंदे, वो पेड़ों से छनकर धरती पर गिरती है। बिजली क्या हो रही है कि आसमान के बादल के हृदय में, उर में, उनके बादल के हृदय में बिजली चमक रही है। और हमारा मन जैसे कि बादल छाते हैं और अंधेरा छा जाता है, तो जिस प्रकार हमारा मन रात में अंधेरे में सपने देखता है, उसी प्रकार वो बारिश के मौसम में अंधेरे में घिरे हुए बादलों के अंधकार में हमारा मन तरह तरह के सपने देखने लगता है। जैसे कि मैं तुमको अच्छी तरह इसके पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन करने के लिए आपको ये बता रही हूँ। दूसरे पद में हमने क्या पढ़े थे? दादुर टरटर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्यों म्यों रे मोर प्यू प्यू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद्र सुख से करक्रदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब दूसरे पद में हमको यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि जैसे कि बारिश का मौसम आता है, तो यहाँ पे पहले पद में हमको क्या बताए? प्रकृति के बारे में, बादलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पेड़ों से और जो बिजली चमक रही है ये प्रकृति है। दूसरे पद में क्या बता रहे हैं कि जो पशु पक्षी है उनके ऊपर वर्षा ऋतु का क्या असर हो रहा है। दूसरे पद में क्या हो रहा है कि वर्षा ऋतु में मेंढक टर टर करके आवाज कर रहे हैं, झिल्ली पर पानी गिर रहे थे, झंझन बज रही है, मोर जैसे कि वो घिरे हुए बादलों को देख के नाचने लगता है। ये सभी जानते हैं कि मोर ऐसा पक्षी है कि जैसे आसमान में काले बादल आते हैं तो वो अपने पंख पसार के नाचने लगता है। चातक पक्षी के बारे में मैंने आपको बताई कि उसके वर्षा ऋतु का जल बहुत पसंद है और वो वर्षा ऋतु का जल ही पीता है, दूसरा पानी वो नहीं पीता। कोई तालाब, नदी, झील का पानी नहीं पीता, भले वो प्यासा मर जाता है। सोन बालक पक्षी है जो उड़ के क्रदन करते हैं, किस लिए कि जैसे कि गर्मी की तपती धूप की वजह से जो सूखी हुई भूमि रहती है, जब उसमें बारिश होती है तो उससे क्या होता है, चारों ओर एक आर्द्रता आ जाती है, नरमी आ जाती है, जो हमें एक सुख देती है। उस नरमी से और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू से हमारा मन प्रफुल्लित हो सकता है। और इसलिए जो पक्षी होते हैं वो एक खुशी का इजहार करते हुए, आवाज़ करते हुए चारों ओर उड़ने लगते हैं। घुमड़ घुमड़ कर गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और आसमान में बादल क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और घुमड़ घुमड़ कर आवाज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, तो आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अब हम यह तीसरा पद पढ़ रहे हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कण कण में तरण तरण में पुलकावली भर। अब कवि यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें गिर रही है रिमझिम रिमझिम करके, वह हमें क्या कह रहे हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई एक स्वर बोल रहे हैं और हमको वो बारिश की बूंदें एक गीत सुना रही है, जो सुनकर हमारे मन में रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर। रोम सिहर उठना यानी जैसे कि आप जानते हैं ना, घूसबम्स आते हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं या हमारे मन को कुछ चीज़ प्रफुल्लित कर देती है तो हमारे शरीर में एक उत्साह, उमंग, लहर दौड़ने लगती है। उस तरह हमारा मन भी एक अंदर में, मानसिकता के अंदर हमारे मन में एक खुशी उमड़ती है और हमारा मन प्रफुल्लित होकर सिहर उठता है, मीन्स प्रसन्न हो उठता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर।
अब आपने बारिश के मौसम में देखे होंगे कि बारिश तेज होने से सारे रास्तों पे और चौराहों पे सब जगह तेज बारिश की धाराएं बहने लगती है, पानी का जल चारों ओर फैलने लगता है, उनको हम पानी की धाराएं बोलते हैं। तो वो धरती पर झरने लगती है। रज के कण कण में तृण तृण में पुलकावली भर। रज मीन्स मिट्टी, धूल। तो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिट्टी के कण कण में बारिश का पानी समा जाता है, जिससे मिट्टी खुश हो जाती है, क्योंकि गर्मी के वजह से वो भी त्रस्त होती है, और जब पानी गिरने की वजह से उसके कण कण में और तृण तृण में एक खुशी और उत्साह उमंग उठने लगती है, और वो प्रफुल्लित। पुलकावली होना मीन्स अत्यंत खुशी होना। तो अब कवि यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसी बारिश होने लगती है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, उसके साथ साथ में धरती पर पानी की जलधाराएं बहने लगती है, और मिट्टी के हर एक कण में और हर एक तृण तृण में मीन्स हर एक उसके अंग में जल प्रवाहित होने लगता है, जिससे कि वो मिट्टी भी बहुत खुशी अपने खुशी का इजहार करती है। आपको देखो बेटा बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। स्वर मीन्स वर्षा की बूंदों की आवाज़ जो हमको एक संगीत की तरह सुनाई देती है। रोम सिहर उठना मीन्स प्रसन्न हो जाना। अंतर मन में, अंतर मीन्स हमारे मन के अंदर एक खुशी भर जाना। रज मीन्स धूल और मिट्टी। पुलकावली होना मीन्स हमको अत्यंत प्रसन्न होना। समझ गए हैं बच्चों? कभी भी आप जब भी पैराग्राफ आएगा आपको उनका भाव लिखने का, तो आपको उनके शब्दार्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रसंग शब्दार्थ भाव लिखने के बाद में आप ये शब्दार्थ जरूर लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर हमको ये पैराग्राफ में आपको जो 5 मार्क्स के आते हैं सेकंड बीट में, पार्ट बी पेपर में आपको 4 अनसीन पैसेज आते हैं। देखो, पद्यांश, अपठित, गद्यांश और पद्यांश। उसमें कोई भी कविता का एक पद दिया जाता है, तो क्या होता है उस पद में हमको ये पूछा जाता है कि उसमें कौन से पर्यायवाची शब्द है, ये कविता किस पार्ट से ये ली गई है, या कविता किससे ली गई है, इसके कवि कौन हैं, ये 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको ये जरूर पूछा जाता है कि धरती के पर्यायवाची शब्द बताइए। ये आपको जो 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें भी ये पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा जो आपको 4 पैराग्राफ आएंगे 5 मार्क्स के 20 पार्ट बी में, उसमें भी आपको ये पैराग्राफ भी आ सकता है। तो उसके भी अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पुनर्युक्त शब्द में आपको इसके पहले बताई, इस कविता में सबसे ज़्यादा पुनर्युक्त शब्द है। यहाँ पर भी है रिमझिम रिमझिम, दूसरा कण कण, तृण तृण, ये सब पुनर्युक्त शब्द है। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द किसका है, धरती, धरती का है जननी, मातृभूमि, धरा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दी, कभी भी पर्यायवाची शब्द 2 या 2 से अधिक लिखेंगे, एक कभी भी नहीं लिखेंगे। एक लिखते हो तो आपको हम मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि एक लिखने से वो शब्दार्थ या मीनिंग हो जाता है। पर्यायवाची शब्द तो शब्द के अनेकार्थ शब्द मतलब होते हैं, तो हमको 2 से अधिक ही लिखना पड़ेगा। 2 लिखना भी बस है, अगर आपको 3 नहीं आते तो 2 लिखिए, पर 3 लिखेंगे तो और अच्छा। उसके बाद में यहाँ रज, धूल, मिट्टी, गर्द। तो आपको पर्यायवाची शब्द कभी भी 3 याद करने चाहिए, जिससे अगर आप भूल भी जाओ, कुछ गलती हो जाए तो 2 तो आप कम से कम लिख सकोगे, तो ही आपको मार्क मिलते हैं। आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा, और हर पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए, उसके पर्यायवाची शब्द देखिए, उसमें पुनर्युक्त शब्द देखिए। अब आगे में आपको मैं तुकबंदी और युग्म शब्द भी समझाऊंगी, लेकिन इस कविता में हमारे को न तुकबंदी शब्द है न युग्म, इसीलिए अपन इसमें सिर्फ पुनर्युक्त शब्द देखेंगे जो आपको समझ में आएंगे। पुनर्युक्त शब्द एक ही शब्द 2 बार बोले जाते हैं, उनको हम पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। ये याद रखने चाहिए आपको। पुनर्युक्त शब्द है कि एक ही शब्द को 2 बार बोला जाता है, वो पुनर्युक्त शब्द होते हैं। एक ही शब्द को 2 बार बोलने से पुनर्युक्त शब्द होते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा बच्चों कि ये पैराग्राफ आप इसमें भी आप पर्यायवाची शब्द देखिए और पुनर्युक्त शब्द भी आप ध्यान से देखिए।